नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, और इसके अंदर हम लोग बालकनी स्टेट के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बीच में सबसे पहले कंपैरिजन करके देखते हैं कि होता क्या है। नेशनलिज्म किसे कहते हैं और इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म तो पूरा चैप्टर इसी फीलिंग के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इंपेरियलिज्म एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट टॉपिक है। कैसे? नेशनलिज्म के अंदर तो क्या है, देशभक्ति की भावना, देश को एक करने की भावना, नेशनल फीलिंग हमारे अंदर रह जाती है। लेकिन इंपेरियलिज्म इससे थोड़ा सा उल्टा है। कैसे? मान लीजिए दो आदमी हैं, दो पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी तो कहता है कि मुझे अपने बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। वो कहता भाई अब आप देखो किसी के पेरेंट्स से पूछो तो उसके लिए क्या होगा, उसका बच्चा सबसे अच्छा होगा। लेकिन तो क्या हो गया, नेशनलिज्म की फीलिंग हो गई कि तरीके से, जैसे हम कह दें कि भैया हमारा भारत जो है बहुत अच्छा है, इसके अंदर सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इस तरीके से पेरेंट्स भी कह सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है सब बहुत अच्छा है, ये हमारी सारी बातों को मानता है, आदर्श बालक है। तो ये तो क्या हुआ, एक नेशनलिज्म हुआ। अगर जब हम बात इंपेरियलिज्म की करते हैं तो इंपेरियलिज्म में वो क्या कहेगा, हमारा बच्चा सबसे अच्छा है। कंपैरिजन उसने करना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ वो क्या कह रहा था कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, परिवार को क्या कह रहा था, तो वो तो सभी लोगों के लिए होता ही है, सब पेरेंट्स के लिए अपने जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंपेरियलिज्म में वो क्या करता है, कंपैरिजन करके एक स्टेटमेंट पास कर देता है कि माय वन इज द बेस्ट, मेरा जो है वो सबसे अच्छा है। तो जिस तरीके से अगर हम कह दें कि ब्रिटेन भी कह रहा था कि हम जो है रूलर तो हैं ही, लेकिन हम सबसे अच्छे रूलर हैं। इस तरीके से नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के अंदर मेन डिफरेंस बताया गया कि अपने और अपने को बेस्ट बताना, इसे इंपेरियलिज्म कहा जाता है। ब्रिटेन इज सेइंग माय कंट्री इज गुड, ये तो नेशनलिज्म हो गया। और जब ब्रिटेन कहता है ब्रिटेन इज पावरफुल देन एवरी कंट्री, ये एक तरीके से इंपेरियलिज्म हो गया। अब क्या होता है, सबने आजादी पाई, लेकिन क्या होता है बाद में तो वो दूसरी छोटी छोटी कंट्रियों को दबाना ही चाहते थे। इसी में भी इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सब लोगों ने आजादी पा ली, लेकिन वो बाद में सब छोटी छोटी कंट्रियों को दबाना चाहते हैं। तो बाल्कन स्टेट के बारे में जब बताया जाता है, इसमें कहा है बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग, और ये क्या है, एक मेडिटेरियन सी के पास छोटे छोटे प्रोविंशियल स्टेट कुछ उन दिनों बसे हुए थे। उन स्टेट्स के अंदर एथनिसिटी पाई जाती थी, डिफरेंशिएशन था, लोग अलग अलग कल्चर के थे, वहां पर भी अलग अलग भाषा को बोलने वाले थे। इस तरीके से एथनिसिटी वहां पर भी देखी जा रही थी। उन सारे की सारे एथनिसिटीज को या उन सारे प्रोविंशियल स्टेट्स को ही कलेक्टिवली बाल्कन कहा जा रहा था, बाल्कन स्टेट्स कहा जा रहा था। अब क्या होता है, उस समय की जो ये एथनिसिटीज थी, उन एथनिसिटीज का आज मॉडर्न डेज में अगर हम नाम पढ़ें तो इसमें नाम आता है जैसे कि रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, और भी बहुत सारे नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, सब पढ़ सकते हैं वहां से। ये सारे के सारे आज के समय में अलग अलग कंट्रियां बन गई हैं, लेकिन उस समय ये बाल्कन स्टेट के अंदर एक कलेक्टिव हेडिंग के अंदर पढ़ा जाता था इनके बारे में। इन सारे की सारे कंट्रियों के ऊपर क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको जब भी बताया था, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था, कि वहां पर जब ग्रीस के लोगों के बारे में बताया था ना, ग्रीक को जब हमने इंडिपेंडेंट कराया था, उसके ऊपर ऑटोमन लोगों का, ऑटोमन एम्पायर का क्या था, रूल आउट था। ऑटोमन एम्पायर जो है बेसिकली टर्किश लोगों का जो है वहां पर रूल हो रहा था, जो इस्लामिक थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनका यहाँ पर रूल था। अब ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक दिन कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उनके पास कोई पावरफुल रूलर नहीं आ पाता, उनकी डायनेस्टी के अंदर कोई ऐसा आदमी उनके पास नहीं अवेलेबल हो रहा है जो आगे जाकर के ऑटोमन जो एम्पायर है उसको इसी तरीके से फैलाता रहे। तो ड्यू टू द लैक ऑफ रूलर और पावरफुल किंग और डिक्टेटर, ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो डाइल्यूट होता चला जाता है, एक दिन अस्तित्व उसका जो है खत्म सा हो जाता है। स्टार्टिंग डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज नो मोर पावरफुल रूलर्स वर लेफ्ट, क्योंकि वहां पर कोई और पावरफुल लीडर वहां पर नहीं बचा था। Disintegration, countries started becoming broke away and declare independent। इसी वजह से क्या हुआ
जब ऑटोमन एम्पायर था वहां पर कोई रूल नहीं बचा तो ये सारी की सारी कंट्री बिखरने लगी और वो सब लोग कोशिश कर रहे थे अलग अलग चले और अलग अलग चल करके हम सब इंडिपेंडेंट नेशन के तरीके से उभर करके सामने आए। तो सब कंट्रियों के अंदर क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए और वो ऑटोमन एम्पायर के आदमी को छोड़ छोड़ करके अपने देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। All Balkan countries started to capture more and more territories और उन्होंने अपनी टेरिटरीज को जीता। उसके साथ साथ जीतते ही वो कह रहे हैं जितना हिस्सा हाथ लगे उतना कब्जाते चले जाओ, अपनी टेरिटरीज को जल्दी जल्दी से बढ़ाना हमें शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ऑटोमन का तो अब यहाँ पर राज खत्म हो गया। एरिया बिकेम कॉन्फ्लिक्ट, इस एरिया में पूरा जो है विवाद होने लगा। आदमी कह रहा है मैं इसके हिस्से को जीतूंगा, वो कह रहा है मैं उस हिस्से को जीत लूंगा। दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और सभी अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करना चाहते थे। इसी वजह से उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। इस बात का फायदा बड़ी कंट्रीज उठाती हैं। बड़ी कंट्रीज उस समय कौन सी थी, जैसे कि जर्मनी थी, फ्रांस थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी। ये सारी बड़ी बड़ी जो पावर्स है ना, वो इन सारे के सारे बाल्कन स्टेट के अंदर जो आ रही है कंट्री का फायदा उठाने लगे इनकी लड़ाई का। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो ये जर्मनी है, जर्मनी कह रही है ग्रीस, वहां पर एक कंट्री है मेडिटेरियन सी के पास, तो उसे कहती है बाल्कन स्टेट के अंदर कि चल तेरे को हम इंडिपेंडेंट कराएंगे, हम तुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट वो अपने फायदे के लिए कर रही थी कि हम सपोर्ट कर लेंगे, धीरे धीरे ये हमारे कैप्चर हम इसको कर लेंगे, हमारे ही अंडर ये हो जाएगी। तो इस तरीके से दो छोटे लोगों की लड़ाई में ये तीसरा कोई आदमी आकर के बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी पावर्स अपना फायदा उठाना चाह रही थी और उनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कब्जा करना चाह रही थी। For self-motive, big powers started helping some countries of Balkan state in order to get favor. बस लोगों का दिल जीतने के लिए, उन कंट्रियों का दिल जीतने के लिए उनके साथ आ रही थी। बेसिकली वो क्या चाहती थी, इन कंट्रियों को अपने टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड कर ले। Now rivalry got developed between big power itself. अब क्या हुआ, जब छोटी छोटी जो ये मेडिटेरियन सी के पास जो बाल्कन स्टेट्स एस्टेब्लिश थी वो तो सब बड़े बड़े देशों ने, पावर ने जीत लिया। उसके बाद क्या होता है, उन बड़ी बड़ी पावर में खुद डिस्प्यूट होने लगे कि तूने ये हिस्सा कैसे जीत लिया, मैंने ये हिस्सा कैसे मतलब छोड़ दिया। उनमें दोनों में आपस में जो है लड़ाई होनी शुरू हो गई और आपस में ही वो लोग लड़ने शुरू हो गए। राइवलरी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हो जाते हैं। जनरेशन ऑफ कंडीशन एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा लगने लगा जैसे कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा हो इंडिपेंडेंस के लिए। सब लोग जो है आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसके बाद आता है लास्ट में एंटी इंपीरियल फोर्सेस। एंटी इंपीरियल फोर्सेस में क्या बताया, द टर्म इंपीरियलिज्म मींस द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर, कंट्रोल और रूल बाय अ कंट्री ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एरियाज आउटसाइड इट्स ओन बॉर्डर। अपने ओन बॉर्डर के बाहर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में दूसरों के ऊपर कब्जा करना ही इंपीरियलिज्म की सबसे बड़ी सोच रही है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही आकर के पूरा होता है।